हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पहले की क्लास में कोई भी इश्यू हो तो आप फटाफट से कमेंट करके पूछ सकते हो। कल की क्लास के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा कि लास्ट की जो क्लास चल रही थी हमारी, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सॉइल फिजिक्स का, सॉइल एयर। और सॉइल एयर के रिगार्डिंग जो भी जनरल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी। उम्मीद करता हूँ कि उसमें आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। और अगर उसमें आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप फटाफट कमेंट करके पूछ सकते हो। सॉइल एयर में हमने बेसिकली पढ़ा था कि जो सॉइल एयर होती है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इसका जो कंपोजिशन है वो क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। और उसके बाद में थर्ड टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सॉइल एरिएशन, या फिर किसी भी सॉइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है उसका मूवमेंट जो होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो एयर जाती है उसके मूवमेंट के लिए जनरली दो मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनका नाम मैंने आपको कल लिखा दिया था, लेकिन डिटेल से उनको आज समझेंगे हम लोग। यानी हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एयर मूवमेंट। एग्जाम में अगर सॉइल एयर से मैं कहूँ सबसे ज्यादा सवाल आते हैं तो यहां से पूछे जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एयर मूवमेंट, जहां से एकदम सीधे सीधे सवाल आते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इस पे ध्यान दोगे तो इसमें आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर मैकेनिज्म ऑफ एयर मूवमेंट की बात करते हैं तो पहला मैकेनिज्म आता है जिसको हम बोलते हैं मास फ्लो। अब मैं क्लियर कर दूं कुछ चीजें आपको कि मास फ्लो होता क्या है, पहले आपको क्लियरली ये समझना है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो जिंदगी में कभी रट्टा मारने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखो, मास का मतलब क्या होता है। मास इन द सेंस होता है कि किसी भी चीज को अगर हम बल्क में लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं मास। जैसे एयर के बारे में मैंने आपको कहा कि एयर में CO2 गैस भी प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, और भी बहुत सारी गैसें प्रेजेंट होती है। इन सब का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एयर। अब मास का मतलब होता है बल्क, यानी कि इन सारी की सारी गैसों का जो बल्क है वो एक जगह से चले और दूसरी जगह पहुंच जाए तो उसको बोलते हैं मास फ्लो। फ्लो का मतलब बहना, यानी गैसों का एक मिश्रण, यानी पूरी की पूरी हवा ही एक जगह से मूवमेंट करके दूसरी जगह चली जाए, तो उस मेथड को बोलते हैं मास फ्लो। दूसरा यहां पर मैकेनिज्म की बात करें तो एक दूसरा और मैकेनिज्म है जिसको हमने कहा था, वो है डिफ्यूजन। क्या आता है? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में क्या होता है कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये आपका यहाँ बी पॉइंट है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो गैस होता है उसका जो प्रेशर होता है वो ए पॉइंट के ऊपर भी प्रेशर सेम है और बी पॉइंट के ऊपर भी प्रेशर सेम है। अगर दो जगह गैस का प्रेशर सेम है तो कभी भी गैस का मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि इस जगह पर जो ऑक्सीजन का कंटेंट था वो ऑक्सीजन का कंटेंट कम है, जबकि यहाँ की जो गैस है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो क्या है? हाई है। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन कम है जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है। तो बेटा देखो, दोनों ही जगह अगर प्रेशर समान है, कोई अंतर नहीं है, तो कभी भी गैस मूवमेंट करके यहां से यहां नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन के अंदर यहाँ डिफरेंस है, यहाँ कंसंट्रेशन कम है और यहाँ क्या है? ज्यादा है। और मान लेते हैं कि इस जगह CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ CO2 का कंसंट्रेशन क्या है? कम। तो हुआ क्या कि ऑक्सीजन जो है पूरी गैस नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि सारी नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारी गैसें मूव करके यहाँ चली गई। अगर इस पॉइंट से सारी की सारी गैसें मूव करके यहाँ आती है तो उसको तो मास फ्लो बोलते हैं। लेकिन सोचो, अगर अकेली ऑक्सीजन यहाँ से चलती है और इस जगह पर आ जाती है, और यहां जैसे मान लो CO2 की मात्रा ज्यादा थी तो अकेली CO2 यहां से चलती है और यहां आ जाती है, तो हमने ये देखा कि डिफ्यूजन में पर्टिकुलरली एक गैस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। जहां उसकी सांद्रता ज्यादा है वहां से वो मूव करके ऐसी जगह जा रही है जहां उसकी कमी है।
जबकि मास फ्लो के अंदर हमने किसी एक गैस का नाम नहीं लिया है, हमने कहा सारी की सारी जो गैस है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसको बोलते हैं मास फ्लो। और ज्यादातर जो एरिएशन होता है या सॉइल के अंदर जो एयर का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म होता है वो होता है डिफ्यूजन। और पहली बार तो यही सवाल पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर सॉइल एरिएशन, तो सॉइल एरिएशन के लिए डोमिनेंट मैकेनिज्म होता है डिफ्यूजन। हालांकि ये बात आगे चल के लिखवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये बात क्या थी, समझने की जरूरत थी। लेकिन इन सब के बीच में अब कंसेप्ट वाली बातों पर हम चर्चा करते हैं। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, जैसे मैं आपको फैक्टर्स जब पढ़ाऊंगा तब वहां वापस से लिखवाऊंगा, पर एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था चार्ल्स। चार्ल्स, इन्होंने क्या नोटिस किया, इन्होंने नोटिस किया कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर गैस का टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, यानी मैं क्या करता हूं, थोड़ी सी गैस लेता हूं, उस गैस को क्या करता हूं, मैं गर्म करता हूं, उसका तापमान बढ़ाता हूं, तो बोले सर उससे क्या होगा। जब मैं किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मैं पाता हूं कि उस गैस का प्रेशर जो होता है बेटा वो भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि मैं किसी भी गैस के मिश्रण का यदि मान लो टेम्परेचर कम करता हूं तो ध्यान रखना उसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। यानी एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज बढ़ रही है, एक चीज के घटने पर दूसरी चीज भी घट रही है, इस तरीके का जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन। यानी चार्ल्स ने कहा कि भैया जो टेम्परेचर होता है, याद रखना ये प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर के। किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, प्रेशर के। और इस बात का मतलब होता है कि एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज स्वतः ही बढ़ जाएगी, या दूसरी चीज के घटने पर पहली चीज भी स्वतः ही घट जाएगी। अब उदाहरण देख के समझाता हूं, आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करना। एक बेसिक सा उदाहरण ले लेते हैं जो हमारे आम जीवन में काम आता है। लेकिन चार्ल्स ने एक चीज और कही कि भैया इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम हमेशा इसमें कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब निश्चित रहेगा। जैसे आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है, आप दैनिक जीवन में बोतल तो काम में लेते ही हो, और प्लास्टिक की जो बोतल आपने ली है उस बोतल के अंदर आप आराम से ढक्कन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, उसके अंदर ढक्कन लगा दीजिए। और ढक्कन लगाने के बाद आप क्या कीजिए कि उस जो बोतल आपने ली है उसको आप गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद आप उसको दबाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं दबेगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो हवा भरी हुई है वो हवा भी गर्म हो गई, और गर्म होने की वजह से क्या होता है कि उसमें प्रेशर बढ़ गया है, तो वो बोतल एकदम आपको टाइट टाइट लगेगी। और जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलोगे तो ढक्कन खोलते ही आप पाओगे प्यारे बच्चों कि उसका जो ढक्कन होता है उसमें से फास्ट हवा निकलेगी, तेज गति से हवा निकलेगी। क्लियर है। यानी हमने क्या किया, जो बोतल थी उसमें हवा भरी हुई थी, मान लो 1 लीटर की बोतल थी तो उसमें 1 लीटर हवा थी। अब हमने क्या किया, बोतल में जो हवा उसको गर्म किया। बोले सर इससे क्या हुआ, जैसे ही आपने उसको गर्म किया तो भैया उसका प्रेशर बढ़ गया, लेकिन उसका वॉल्यूम तो अभी भी कितना है, 1 ही लीटर है। अब जैसे मान लो आपने ढक्कन खोलते हैं तो उसके अंदर से हवा बाहर निकल गई, तो पहले 1 लीटर हवा थी, अब कुछ हवा इससे बाहर निकल गई, यानी हवा अब 1 लीटर है क्या, नहीं है। इसका मतलब जैसे ही हवा बाहर निकलती है, बाहर निकलते इसके अंदर जो प्रेशर है अब वो कम हो जाएगा। तो मैंने कंडीशन डाली है कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, अगर वॉल्यूम बदल जाएगा तो फिर ये नियम काम नहीं करेगा। ये नियम इसी शर्त पे काम करेगा कि जो गैस है उसका वॉल्यूम तो उतना ही रहना चाहिए जितना है, उसके वॉल्यूम में कोई हेरफेर नहीं होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम निश्चित है, फिक्स है, और फिर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ध्यान रखना उसका प्रेशर अपने आप ही बढ़ जाएगा। इस रिलेशन को बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन। याद रखना ये चार्ल्स ने दिया था, इसीलिए इस नियम को बोलते हैं चार्ल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, चार्ल्स लॉ। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ प्रेशर और जो टेम्परेचर है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो ध्यान रखना प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ये हमारे बहुत बार काम आएगा। चार्ल्स लॉ का हम पूरी सॉइल फिजिक्स में बार बार उपयोग करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी एक तो शर्त है कि भैया वॉल्यूम कैसा हो, कांस्टेंट, और ये नियम है क्या कि टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ, जो कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर है उसका जो टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में जो रिलेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको कोई पूछे कि भैया मास फ्लो क्या होता है, तो उसको भी मैं एकदम देसी तरीके से समझा देता हूं, समझने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जांपल
ये सॉइल सरफेस है और सॉइल सरफेस के अंदर ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं और सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में जो ये आपको खाली जगह दिखाई दे रही है इसके अंदर भरी हुई है एयर। इनके बीच में क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है। अब हमने क्या किया, इनके बीच में एयर भरी हुई है। अब मैंने क्या किया, मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में रेनफॉल होती है, बारिश हो जाती है, या फिर मान लेते हैं हम यहाँ इरिगेशन करते हैं। क्या करते हैं? इरिगेशन, सिंचाई करते हैं। जैसे ही आप इस खेत में पानी लगाओगे तो पानी धीरे धीरे यहाँ बीच में चला जाएगा और यहाँ जो हवा थी वो हवा कहाँ चली जाएगी? बाहर। यानी सॉइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट थी इरिगेशन के बाद, ये सारी की सारी एयर कहाँ चलेगी? बाहर चली जाएगी। यानी यहाँ जितनी भी एयर थी सारी कहाँ गई है? बाहर। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने सिंचाई किया तो पता चला कि सर ऑक्सीजन तो यहाँ से बाहर निकल गई और CO2 यहीं की यहीं रह गई, बाहर निकली नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। आपने इरिगेशन किया तो भैया सारा की सारी जो एयर होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है और इन पोर स्पेस के बीच में क्या भर जाता है? पानी यहाँ आपके भर जाता है। क्लियर है मामला? अब भैया धीरे धीरे खेत सूखने लगता है और पानी सारा का सारा ड्राई हो जाती है, सॉइल सारा पानी उड़ जाता है। तो अब क्या होगा? जब यहाँ प्रेजेंट जो वाटर था, धीरे धीरे जब सॉइल ड्राई होती है और ये वाटर भी वापस से उड़ने लगता है और ये पोर स्पेस खाली होता है, तो एटमॉस्फेयर से वापस से एयर क्या करती है? मूव करके सॉइल के अंदर आ जाती है। ये चीज आपको 25-25% वाले कंसेप्ट में मैंने समझाया होगा। यानी पूरी की पूरी हवा पहले बाहर चलेगी, पूरी की पूरी हवा अंदर आ गई। तो इस मिट्टी के अंदर, इस सॉइल के अंदर जो एयर है वो पहले तो एटमॉस्फेयर से अंदर आती है, फिर वापस बाहर निकल जाती है, फिर अंदर आती है, फिर बाहर निकल जाती है। यानी लगातार ये सीक्वेंस चलता रहता है, जिससे वायुमंडल में उपस्थित गैसें मिट्टी में जाती है और मिट्टी वाली बाहर निकल जाती है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मास फ्लो, जिसमें हम क्या करते हैं? पूरा का पूरा मास ही मूवमेंट करता है। दूसरी चीज समझना, ये तो रेन का फैक्टर हो गया। अब मैं आप कहोगे कि सर ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन टेम्परेचर वाली बात समझ में नहीं आई, वो खोपड़ी के ऊपर से चली गई, उसको भी थोड़ा सा इजी कर दीजिए। चलो उसको भी इजी कर देते हैं, समझना इजी करते हैं इसको। जैसे यहाँ सॉइल के या पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं और सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो खाली जगह है बेटा वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। अब हम सपोज करते हैं कि डे का टाइम है, मतलब अभी दिन का टाइम है। डे के अंदर, या यूं कहें हम जो दिन के समय की बात कर रहे हैं, जब सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, यहाँ एयर प्रेजेंट है, यहाँ क्या प्रेजेंट है? यहाँ आपको पता है कि एयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जैसे ही सनराइज होता है तो सनराइज होने के साथ सूर्य उदय होता है, तो यहाँ जो भी एयर प्रेजेंट है, यानी मान लो ये एटमॉस्फेयर के अंदर हवा है, तो जैसे ही सनराइज होता है तो यहाँ वाली जो हवा होती है वो गर्म होती है। कैसी होती है? गर्म। यानी कि यहाँ की जो एयर है, सूर्य उदय होने के बाद यहाँ की जो हवा होती है उसका तापमान क्या होता है? बढ़ता है। जब यहाँ का तापमान बढ़ेगा तो हमें पता है कि सर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? प्रेशर भी बढ़े जाएगा। यानी कि जब भी हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसका आयतन में क्या होता है? प्रसार होता है, और ठंडा होने पे क्या होता है? सिकुड़ जाता है। सिंपल सी बात है। अरे जैसे प्रेशर कुकर में आपने पानी भरा और उसको अच्छे से सील बंद करके और नीचे से आपने उसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, 5 मिनट के बाद आपने देखा होगा कि उसकी सीटी ऊपर होती है और उसमें से तेज गति से जो वेपर होती है वो बाहर निकलती है। बेटा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस प्रेशर कुकर का अंदर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हुआ। यानी इस चीज से आप समझ सकते हो कि प्रेशर कुकर को गर्म किया तो अंदर प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सही बात है कि नहीं बात है? उसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि एक पानी की बोतल को आप पानी से भर दीजिए, उसका ढक्कन लगाइए और फ्रिज के अंदर रख दो ठंडा होने के लिए। जब पानी ठंडा होगा तो आप पाओगे कि वो बोतल बीच में से पिचक जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यहाँ जो बोतल के अंदर पानी है उसका टेम्परेचर जैसे जैसे कम हुआ, वैसे वैसे उसका जो प्रेशर है वो भी क्या हुआ? कम। जिससे प्रेशर कम हुआ तो पानी क्या हो गया? सिकुड़ जाएगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर का ये रिलेशन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सूर्य उदय हुआ, यहाँ जो एयर प्रेजेंट थी उस एयर का टेम्परेचर बढ़ा, जिससे उसका प्रेशर भी क्या हुआ? बढ़ गया। अब जो हवा पहले इतनी दूर में थी, अब बेटा वो फैल कर इतनी दूर में आ गई है। यानी यही हवा थी जिसका प्रेशर बढ़ा, तो ये क्या हो गई? प्रसारित हो गई।
अब ये हवा क्या करती है, यहाँ मिट्टी के ऊपर प्रेशर डालती है, यानी जब हवा का आयतन या यूं कहें हवा में प्रेशर बढ़ जाता है ऊपर, तो वो मिट्टी के ऊपर क्या डालेगी, प्रेशर। यानी मिट्टी के अंदर जो यहाँ गैसें उपस्थित है, ये गैसें इस ऊपर वाली गैस के प्रेशर से दब जाएगी, थोड़ी पिचक जाएगी, इनका आयतन क्या होगा, कम। तो जैसे ही ये पिचकेगी तो बाहर वाली हवा कहाँ जाएगी, मिट्टी के अंदर चली जाएगी। यानी यहाँ जो हवा थी वो प्रेशर डालती है मिट्टी वाली हवा के ऊपर और मिट्टी के अंदर चली जाती है। जब रात्रि का टाइम आता है तो रात्रि के टाइम पर यहाँ वायुमंडल की जो एयर है उस एयर का टेम्परेचर वापस से क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, कम। जैसे ही कम हुआ तो सीधी सी बात है प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। और जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो बाहर जो हवा है वायुमंडल में क्या होती है, सिकुड़ने लगती है। जब ये सिकुड़ती है तो अंदर यहाँ पर जो गैस भरी हुई है वो दबाव से भरी हुई है, तो वो गैस वापस से रात्रि के टाइम पर निकलकर कहाँ जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। यानी प्रेशर की वजह से सारी की सारी गैस दबाव डाल के कहाँ जाती है, मिट्टी के अंदर, और रात्रि में वापस कहाँ जाती है, बाहर। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मास फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, मास फ्लो हम जनरली इसको कहते हैं। अब आगे समझना, मास फ्लो जो होता है ये क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो मास फ्लो जो होता है उसका होने का एक ही कारण होता है, वो होता है टोटल प्रेशर ग्रेडियंट। फिर समझा देता हूं। जैसे ये ए पॉइंट है और यहां पर प्यारे बच्चों मान लो ये बी पॉइंट है। आपने एक बहुत ही प्यारा सा या यूं कहें एकदम आसान सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे किसी पर्टिकुलर एक जगह बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुना होगा, जैसे मान लो सुबह सुबह भयंकर उमस है, भयंकर गर्मी है, तो आपके दादा दादी या मम्मी पापा ने कहा होगा कि आज तो कोई आंधी तूफान आएगा, सिर्फ उस गर्मी को देख के वो ये कह देते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझा देता हूं मैं आज आपको। मान लो किसी एक पर्टिकुलर जगह की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर भयंकर गर्मी है, यहाँ पर क्या है, भयंकर गर्मी है। तो गर्मी का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ जो हवा है उस हवा का जो प्रेशर है वो भी क्या है प्यारे बच्चों, ज्यादा। यानी ए बिंदु के ऊपर जो हवा है उस हवा का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। इज दैट क्लियर। बी पॉइंट ये मान लीजिए, जैसे ये मान लो ये तो जयपुर है और ये जोधपुर है, ये क्या है, जोधपुर है। ये बी का मतलब क्या है, जोधपुर। और मैंने देखा कि आज दिन के अंदर यहाँ का जो तापमान है बेटा वो है कम, यानी यहाँ का टेम्परेचर क्या है, लो। इसका मतलब सीधी सी बात है यहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर भी होगा प्यारे बच्चों, कम। होगा कि नहीं होगा। यानी एक जगह की हवा का प्रेशर तो क्या है, ज्यादा, और एक जगह जगह की हवा का प्रेशर क्या है, कम। क्लियर है मामला। जैसे मान लो जो सीएनजी का आपके घर पर सिलेंडर रखा हुआ है या किसी टायर के अंदर हवा भरी हुई है, जब आप उस टायर के पास जाकर किसी पिन से उसके वाल्व को दबाते हो तो तेज गति से हवा बाहर निकलती है, क्योंकि टायर के अंदर जो हवा है वो बहुत ज्यादा प्रेशर से भरी हुई है, लेकिन बाहर की वायु है उसका प्रेशर उतना नहीं है। यानी जैसे ही आपने उसको दबाया तो हवा प्रेशर से तुरंत कहां आती है, अधिक प्रेशर से कहां आती है, कम प्रेशर। तो वैसा ही पृथ्वी के ऊपर भी ऐसा ही हो गया, जैसे टायर में प्रेशर ज्यादा है और बाहर क्या है, कम। वैसे ही जयपुर के अंदर मान लेते हैं कि प्रेशर क्या है, ज्यादा, जबकि जोधपुर में क्या है, कम। तो क्या होगा, जैसे आप उस टायर के अंदर अगर उस वाल्व को दबा के रखेंगे तो जैसे ही उस टायर का और बाहर दोनों का प्रेशर बराबर होगा, हवा बाहर आना बंद हो जाएगी। यानी यहां और यहां का प्रेशर अगर मान लीजिए समान नहीं है तो तेज गति से हवा बहकर यहां जाने लगेगी। और कब तक जाएगी, जब तक कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का प्रेशर क्या हो जाता है, बराबर, तब तक हवा तेज गति से बहेगी। और जब तेज गति से हवा बहने लगती है तो आप उसी हवा को नाम दे देते हो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आंधी। क्या नाम दे देते हो उसको, आंधी। यानी कि आंधी और तूफान के आने का एक ही कारण होता है, और प्यारे बच्चों वो क्या होता है, प्रेशर। अगर दो जगह प्रेशर में भिन्नता है तो जो हवा होती है वो उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बराबर करने के लिए तेज गति से बहने लगती है, जिसको हम आंधी कह देते हैं। यानी हवा यहां से बहकर यहां आई कि नहीं आई रहे, ये एक बड़ा उदाहरण है। ये छोटे छोटे होते हैं, हवा मिट्टी से कहाँ आती है, बाहर, और बाहर से कहाँ जाती है, मिट्टी में चली जाती है। मान लो दिन के टाइम पर मिट्टी बहुत गर्म हो गई, जब मिट्टी बहुत गर्म हुई तो मिट्टी के अंदर जो हवा है वो भी गर्म हो गई। जैसे ही हवा गर्म होती है तो मिट्टी जो के अंदर जो हवा उसका प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा।
प्रेशर ज्यादा हो तो हवा कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी। रात्रि में मिट्टी क्या होगी, ठंडी। जैसे मिट्टी ठंडी होगी तो अंदर जो हवा उसका प्रेशर क्या होगा, कम। तो जैसे प्रेशर कम होगा तो वायुमंडल वाली हवा को कहाँ ले जाएगी, अंदर। यानी टेम्परेचर की वजह से हवा एक जगह से दूसरी जगह लगातार जो गमन करती है उस गमन को बोलते हैं मास फ्लो। तो हवा यहां से बहकर यहां गई, उसका कारण क्या है, प्रेशर। क्या है यहाँ पर, प्रेशर। तो पहला रीजन आपको यही पूछा जाता है कि मास फ्लो क्यों होता है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो प्यारे बच्चों समझ लेना इस बात को, आज गांठ बांध लेना इस बात को कि मास फ्लो जो होता है उसके पीछे होता है टोटल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। यानी मास फ्लो occurred due to total pressure gradient डिफरेंस ऑफ एयर। यानी कि एयर के अंदर जो टोटल प्रेशर ग्रेडियंट जो डिफरेंस क्रिएट होता है कि एक जगह प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है एक जगह प्रेशर ज्यादा है और दूसरी जगह क्या है, कम। तो हवा एक जगह से बहकर कहां जाएगी, दूसरी जगह चली जाएगी। याद रखना ये तो हो गया कारण, किसकी वजह से होती है, टोटल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है मास फ्लो। दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि सर मास फ्लो कहेंगे किसको। तो याद रखना मूवमेंट ऑफ एंटायर। एंटायर का मतलब होता है सारा का सारा, ऐसा नहीं कि एक गैस जा रही है, एंटायर का मतलब पूरी की पूरी गैस जाएगी। तो मूवमेंट ऑफ एंटायर एयर मास फ्रॉम वन रीजन टू another region is called mass flow। ये दोनों के दोनों सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बेटा कि मास फ्लो होता क्या है। तो याद रखना मूवमेंट ऑफ एंटायर एयर मास, इसको ध्यान रख लेना कि इसके अंदर कंप्लीट एंटायर जो सॉइल एयर मास होता है वो मूवमेंट करेगा वन पैलेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह इसका मूवमेंट होगा, इसको मास फ्लो कहते हैं। और मास फ्लो का कारण क्या होता है, बोले सर इसका कारण होता है टोटल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये जनरली सॉइल के अंदर होता है। क्लियर है मामला। इसके बाद में आता है कि सर जो मास फ्लो है वो जनरली कहां कहां हो सकता है। अगर सॉइल के रेफरेंस की बात करें तो याद रखना जैसे एक तो कहां से कहां हो सकता है, ये हो सकता है मूवमेंट फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सॉइल। यानी एक तो क्या हो सकता है कि वायुमंडल में जो हवा है वो मिट्टी के अंदर चली जाए, और दूसरा कहां हो सकता है, दूसरा यही मूवमेंट ध्यान रखना हो सकता है सॉइल के अंदर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि पता चला कि सर नीचे जो मिट्टी है वो ठंडी है और ऊपर जो मिट्टी है वो गर्म है, तो मिट्टी की ऊपर वाली परत से कहां चली जाएगी हवा, नीचे वाली परत में चली जाएगी। इसका मतलब हम कह देंगे मूवमेंट मूवमेंट इन सॉइल या इसको चाहो तो आप रीजन की जगह पॉइंट भी लिख सकते हो, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक जगह से दूसरी जगह इसका मूवमेंट हो सकता है। यानी जनरली सॉइल एयर का जो मास फ्लो होता है वो दो जगह से होता है सॉइल के अंदर। मास फ्लो जो होता है वो होता क्या है, एंटायर एयर मास का फ्लो होता है। और याद रखना इसमें एक आपको ध्यान रखना, टोटल प्रेशर जो ग्रेडियंट होता है उसकी वजह से आपका मास फ्लो होता है। मास फ्लो जो होता है जनरली इसको कंट्रोल कौन करता है या कौन अफेक्ट करता है। यानी आपको कोई पूछ ले कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मास फ्लो, कि भैया आप ये बता दो कि मास फ्लो को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो आप सिंपल से ध्यान रखना मेट्रोलॉजिकल, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मैं इसको यहां लिख देता हूं। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मास फ्लो को वो आते हैं मेट्रोलॉजिकल
फैक्टर्स, यानी ज्यादातर अगर मास फ्लो होगा तो उसके पीछे का कारण कौन होगा, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर ही उसके पीछे का कारण रहेंगे। अब आपको कोई पूछे कि मेट्रोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, अरे यार अब ये बात भी अगर आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़ती है तो बेटा चुल्लू भर पानी लो, नाक डबो और मर जाओ, समझ में आ गई। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है वायुमंडल के अंदर जो फैक्टर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। बोले सर यहाँ कौन से फैक्टर होते हैं, अरे वायुमंडल में कौन सा फैक्टर आता है, एक आता है टेम्परेचर, क्या आ जाता है टेम्परेचर। बोले सर दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है विंड, क्या आ जाती है विंड, यानी तेज गति से चलने वाली आंधी। बोले तीसरा क्या आता है, अरे बारिश होती है कि नहीं होती है, अरे होती है। बोले सर और क्या आता है, टेम्परेचर की वजह से प्रेशर अलग अलग जगह अलग अलग होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यानी यही वे फैक्टर है जो जनरली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जिसमें पहले नंबर पर अगर अपन बात करें तो नंबर 1 पे ले लेते हैं हम टेम्परेचर को, किसको ले लेते हैं, टेम्परेचर को। क्लियर है मामला। और याद रखना जो टेम्परेचर है इसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, एक आदमी था जिसका नाम था चार्ल्स, क्या नाम था, चार्ल्स। उसने एक नियम दिया तो उसको नाम क्या दिया, चार्ल्स लो। और चार्ल्स लो क्या कहता है, चार्ल्स लो कहता है कि जो टेम्परेचर होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर के, यानी कि अगर किसी भी जगह का टेम्परेचर बढ़ता है तो उस जगह का जो प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और याद रखना थोड़ी देर पहले ही हमने कहा कि भैया जो मास फ्लो होता है वो होता ही क्यों है, तो हमने लिखा था साफ साफ शब्दों में लिख रखा है कि मास फ्लो का कारण होता है टोटल प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि हवा का जो प्रेशर है उस प्रेशर की वजह से ही तो क्या होता है, मास फ्लो। और आगे हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर की वजह से उसका जो प्रेशर है वो गड़बड़ हो जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कम हो जाएगा। अच्छा आपने कभी देखा कि जब सर्दी होती है तब आपने देखा होगा हवा बहुत धीमी चलती है, जैसे मान लो मई जून का महीना आता है तो लू चलना स्टार्ट हो जाती है, कितनी गर्मी चलती है। यानी जैसे ही मई जून का महीना आता है या यूं कहें अप्रैल के बाद में तेज हवाएं चलती रहती है, या हम यूं कहें पश्चिम दिशा से बहुत तेज तेज हवाएं चलती है, जून में भी चलती है। जब बारिश के दिन होते हैं तो बारिश के साथ भी तेज तूफान आता है। पर आपने सर्दियों में अक्सर देखा होगा कि जो तूफान होते हैं, हवाएं होती हैं, इनकी गति क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। शीतलहर के टाइम पर ये केवल एक बार चलती है, जनवरी के माह में। और उसका भी कारण क्या होता है, उसका कारण ये रहता है कि हिमालय पर अगर बर्फबारी हो जाती है तो वहां का तापमान और माइनस, बर्फ जम जाती है। अरे अपने यहाँ तो सर्दी होती है, हिमालय पर क्या बढ़ती है, बर्फ जम जाती है। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, वहां का टेम्परेचर क्या है, कम। इसकी वजह से भी एयर का मूवमेंट होता है, इसको हम जनरली शीतलहर कह देते हैं। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से ये जनरली मूवमेंट होता है, तो इसको कहते हैं चार्ल्स लो। यानी कोई आपको पूछे कि टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या रिलेशन है, तो ध्यान रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन है। लेकिन चार्ल्स ने एक शर्त रखी थी, इसमें एक कंडीशन भी रखी है उन्होंने, क्या रखी है, इसमें कंडीशन ये रखी है कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। बोले सर ये कांस्टेंट का मतलब क्या कहना चाहते हो, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स होता है भैया। ऐसा नहीं कि आप खुले अंदर, जैसे मान लो 1 लीटर हवा लो और उसको खुले में छोड़ दो और फिर गर्म कर रहे हो, बोले सर प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा है। अरे प्रेशर कहाँ से बढ़ेगा, जो हवा आपने 1 लीटर ली थी उसको खुला छोड़ दोगे तो गर्म करते हैं हवा बाहर फैल गई, बाहर निकल गई, ठंडा करोगे तो वापस अंदर आ जाएगी। प्रेशर तो जब बनेगा जब आप उस हवा को 1 लीटर के अंदर पैक कर दोगे, उसको बाहर नहीं जाने दोगे, और वो कोशिश करेगी कि मैं बाहर जाऊं, अंदर ही अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आ जाता है रेन, क्या आ जाता है, रेन। या फिर इसकी जगह आप चाहो तो इरिगेशन शब्द को भी याद रख सकते हो। बोले सर इससे क्या होता है, जब भी आप इरिगेशन करोगे या रेनफॉल होती है तो सॉइल में प्रेजेंट जो एयर होती है वो कहाँ जाती है, बाहर, और ड्राई होने पे वापस से कहाँ चली जाती है, अंदर। तो याद रखना ड्यूरिंग इरिगेशन जो सॉइल एयर होती है ये कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर मूवमेंट करके आ जाती है। व्हेन इरिगेशन वाटर अप्लाइड टू सॉइल, देन क्या होगा, देन सॉइल एयर मूव टू एटमॉस्फेयर। और याद रखना ड्राई कंडीशन है तो इसका उल्टा कर दीजिए, ड्राई कंडीशन है तो क्या कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए। अगला आ जाता है प्रेशर, अगला क्या आ जाता है, प्रेशर आ जाता है।
अरे प्रेशर में तो कंफ्यूज नहीं होना है यार, वही टेम्परेचर वाली बात है। अगर प्रेशर एक जगह ज्यादा है दूसरी जगह कम है तो क्या होगा, हवा कम से ज्यादा की तरफ जाएगी। तो हम सिंपल शब्दों में लिख देंगे कि जो एयर होती है वो क्या करेगी, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा, और अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड जो प्रोसेस आ जाती है उसका नाम है डिफ्यूजन। क्या नाम है उसका? डिफ्यूजन। ध्यान रखना। अब डिफ्यूजन क्या होता है वो भी समझ लो। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि डिफ्यूजन किसको बोलते हैं। अगर आप ये नहीं समझोगे डिफ्यूजन किसको बोलते हैं तो आपको कभी भी डिफ्यूजन समझ में, जो प्रोसेस है एयर के अंदर, वो समझ में नहीं आएगी। तो याद रखना, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस का उसके हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी इसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो कहां से कहां होता है, याद रखना, मूवमेंट फ्रॉम हायर हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल है उनका उनके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होना, उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। एकदम देसी तरीके से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लड़का परफ्यूम लगाता है अपने शर्ट पे, और परफ्यूम लगाने के बाद जैसे मान लीजिए क्लासरूम में एंटर होता है। जैसे ही वो क्लासरूम में आता है, एंटर होता है, कुछ ही पलों में उस पूरे के पूरे क्लासरूम में उस परफ्यूम की खुशबू फैल जाती है। अब ऐसा तो हुआ नहीं कि भाई साहब इसके शर्ट से तेज हवा आंधी निकलती है और पूरी क्लास के अंदर वो आंधी घूम रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। या तेज हवा चलती है जो उसको फैला रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। यानी आप रूम के किसी एक कोने में इथर की या परफ्यूम की बोतल को खुला छोड़ दो, कुछ ही पल में वो उसकी खुशबू सारे क्लासरूम में हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उस बोतल के अंदर जो परफ्यूम या परफ्यूम के लिए जो वोलेटाइल ऑयल कंपाउंड था उसका कंसंट्रेशन बोतल में ज्यादा था और रूम में क्या था, कम। तो उस बोतल से वो क्या करता है, इवोपरेट होता है और फिर धीरे धीरे पूरे रूम के अंदर फैल जाता है, और हवा जहां थी वहीं की वहीं है, हवा का मूवमेंट नहीं होता है। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले मास फ्लो पढ़ा रहा था तो मैं कह रहा था कि प्यारे रसगुल्लो, हवा खुद ही एक जगह से दूसरी जगह दौड़ कर जाएगी, एंटायर मास का मूवमेंट होगा, पूरी हवा मूव करेगी। जबकि यहां कह रहा हूं कि भाई साहब पूरी हवा मूवमेंट नहीं करेगी। यहां कह रहा हूं कि वो पर्टिकुलर जो गैस है अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगी। और उदाहरण के तौर पर परफ्यूम को याद रखिए, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन। यानी कि पीछे मैंने दो चीजें आपको पढ़ाई थी, पहला तो मास फ्लो होता क्या है और दूसरा मास फ्लो का कारण क्या होता है। तो याद रखना, वहां मैंने कहा था प्रेशर ग्रेडियंट, टोटल प्रेशर ग्रेडियंट कहा था। और यहां मैं कहूंगा कि एक जगह कंसंट्रेशन हाई है, दूसरी जगह, यहां प्रेशर की बात ही नहीं आ रही है। टेम्परेचर बढ़ता है घटता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहां हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे? जैसे मैं इस रूम के अंदर बैठा हुआ हूं और रूम के अंदर बैठे बैठे मैं श्वास ले रहा हूं, इसका मतलब मैं ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा हूं और CO2 क्या कर रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं। तो होना तो ऐसे चाहिए कि एक टाइम के बाद इस रूम की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो आपके रोशनदान, जो आपका गेट होता है, उस गेट में से जो मैं CO2 छोड़ रहा हूं वो CO2 तो बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रही है, लेकिन इसके लिए कोई हवा तेज नहीं चल रही है, हवा बाहर जाकर ऑक्सीजन नहीं ला रही, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं हो रही है। यानी बहुत सिंपल प्रोसेस है कि यहाँ कंसंट्रेशन ऑक्सीजन, जैसे ही मैं श्वास लेकर CO2 छोड़ता हूँ CO2 की मात्रा यहाँ बढ़ गई है, तो CO2 क्या करती है, यहाँ मात्रा ज्यादा है और बाहर क्या है, कम। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करके ये बाहर चली जाएगी। और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है यहाँ कम है, तो बाहर वाली ऑक्सीजन मूव करके खुद ही अंदर आ जाएगी। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन। यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब बोले सर इसमें क्या हुआ? इसका खुद का जो ऑन का मतलब होता है खुद का जो पार्शियल, टोटल प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। यानी इसमें मैं साफ लिख रहा हूं, ध्यान रखना, अकॉर्ड ड्यू टू
ऑन पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, साफ शब्दों में लिख रहा हूं कि उसमें मैंने इस ऑन की जगह लिखा था टोटल, यानी सारी गैसों के प्रेशर में डिफरेंस था। यहां लिखा है ऑन पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, यानी टोटल प्रेशर ग्रेडियंट तो सेम होता है, केवल उस गैस का पर्टिकुलर उस गैस का जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसमें चेंजेस आया था। बोले सर डिफ्यूजन किसको बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और चाहो तो इसके ऊपर आप ये भी जोड़ सकते हो कि मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसमें ध्यान रखना, इसमें एक शब्द यूज किया है मॉलिक्यूल, यानी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जाएगा, CO2 है तो CO2 का जाएगा, आर्गन है तो आर्गन का जाएगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन सारी गैसें जा रही है सारी गैस, ऐसा नहीं होगा, एक गैस जाएगी केवल जिसकी प्रेशर में डिफरेंस है। तो इसका मतलब इसकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछता है वो क्या आती है, तो याद रखना एग्जाम में लिखा हुआ आता है ये मॉलिक्यूलर ट्रांसफर ऑफ गैसेज है या मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ गैस। शॉर्ट में ध्यान रखना कि इस गैस के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ही होगा, केवल और केवल किसका मूवमेंट होगा? मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा। बोले सर दोनों के दोनों जो डिफ्यूजन और मास फ्लो इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो याद रखना दोनों में इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन, यानी याद रखना डोमिनेंट प्रोसेस फॉर एरिएशन, यार एरिएशन के लिए इन दोनों में सबसे डोमिनेंट प्रोसेस जो है वो कौन सी है? डिफ्यूजन है। अगर हम सॉइल के अंदर एरिएशन की बात करें तो उस एरिएशन का लगभग लगभग यूं कहें 90-95% जो मूवमेंट होता है गैसों का वो केवल किससे होता है? डिफ्यूजन से होता है। इसी डिफ्यूजन के लिए ध्यान रखना एक लॉ था, या यूं कहें एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था फिक्स। क्या था नाम? उनका नाम था फिक, इसीलिए हम कहते हैं फिक लॉ। यानी कि जो फिक्स है उन्होंने एक लॉ दिया था, इसको फिक लॉ बोलते हैं। और ये लॉ क्या था? ये लॉ था कि क्यू आई इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी एक्स, ये एक इक्वेशन दी थी। अब इसका मतलब क्या है वो समझा देता हूं। यहां पर क्यू आई है, देखो यहां पर जो क्यू आई लिखा है मैंने, इसका मतलब तो होता है फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है एक फिक्स क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ये यूनिट होती है। फ्लक्स ऑफ आई का मतलब है कोई पर्टिकुलर गैस, जैसे मान लो मैं कहूं ऑक्सीजन तो मैं कहूंगा QO, मैं कहूं नाइट्रोजन तो QN, तो आई का मतलब आई गैस, उसको आप आई नाम दे रहे हो, एक्स नाम दे रहे हो, कोई भी नाम दे सकते हो। तो QI का मतलब होता है फ्लक्स ऑफ आई गैस, यानी जो आई गैस है कोई सी भी XYZ उसका नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, आई गैस का जो फ्लक्स है जो मूवमेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूं। बोले सर डी का क्या मतलब है? यहां डी का मतलब होता है डिफ्यूजन कॉफिशिएंट। क्या नाम है इसका? मतलब होता है डिफ्यूजन कॉफिशिएंट, डिफ्यूजन कॉफिशिएंट। और बोले सर डीसी बटा डीएक्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, ध्यान रखना, डीसी मतलब डीएक्स का मतलब होता है डिफ्यूजन सॉरी आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो सी का मतलब है कंसंट्रेशन और एक्स का मतलब उसकी जो लेंथ है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसको डीसी अपॉन डीएक्स जो होता है इसको बोल देते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस लो को बोलते हैं फिक लो, और जो फिक लो होता है उसी के बेसिस पे चलता है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एरिएशन के लिए। तो एग्जाम में सीधा सा आता है कि जो एयर मूवमेंट होता है, यानी सॉइल के अंदर जो एयर मूवमेंट होता है उस एयर मूवमेंट के लिए कौन सा लो यूज आता है, तो ध्यान रखना वो होता है फिक लो। यानी कि आप फिजिक्स में अलग अलग चीजें पढ़ते जाते हो, तो फिजिक्स में हमने कहा मैकेनिकल एनालिसिस या टेक्सचर के लिए बोले सर स्टोक्स लाया था, ठीक वैसे ही अगर आपको पूछे कि एयर मूवमेंट के लिए या डिफ्यूजन के लिए या फिर एयर मूवमेंट की जगह हो सकता है आपको दे दे एरिएशन। क्या शब्द दे दे आपको?
एरिएशन शब्द दे दे तो एरिएशन जो होता है इन सब के लिए कौन सा लॉ यूज किया जाता है, फिक लॉ जो होता है उसका यूज किया जाता है। और फिक लॉ के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो क्यू आई जो होता है इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय डीसी अपॉन डीएक्स, यानी कि Q का मतलब होता है फ्लक्स ऑफ आई गैस, D का मतलब होता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड DC अपॉन dx का मतलब होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कोफिशिएंट ऑलवेज याद रखना सेम होता है, इसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं आता, ये फिक्स होता है। ये क्या होता है, फिक्स। यानी कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या है, फिक्स। तो किसी भी गैस का जो मूवमेंट होता है वो किस पे निर्भर करता है, डीसी अपॉन डीएक्स। सी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस या कंसंट्रेशन ऑफ आई गैस, एंड एक्स का मतलब होता है लेंथ ऑफ पाथ, को कितनी दूरी का मूवमेंट करना होता है, तो उसका जो मूवमेंट होता है दैट इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर उसके कंसंट्रेशन में dx का अपन डिवाइड करते हैं तो इसको संयुक्त रूप से बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इस लो को बोलते हैं आपका फिक लो। क्लियर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ आई गैस इज प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है कि भैया उसके समानुपाती होगा किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। इसका एग्जाम में यही सवाल आता है, ध्यान रखना। फिक्स लो जो होता है या जिसको फिक लो बोलते हैं, इससे यही सवाल आता है कि डिफ्यूजन ऑफ आई गैस इज प्रोपोर्शनल टू, यानी अगर डी फिक्स है तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये प्रोपोर्शनल टू है डीसी अपॉन डी एक्स। क्या ये बात सही है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। अगर डी फिक्स है तो फिर तो बात सही है, क्योंकि जैसे मान लो डी की जगह मैं लिख दूं दो, अरे तो दो ये चीजें बदलती रहेगी, दो थोड़ी बदलेगा, यानी ये तो कॉफिशिएंट है। तो याद रखना क्यू आई जो है वो प्रोपोर्शनल होता है डीसी अपॉन डीएक्स, और यही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आपका डिफ्यूजन खत्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे इससे रिलेटेड, जैसे ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन, मान लो ऑक्सीजन कितनी स्पीड से डिफ्यूज हो रही है, उसके लिए एक यूज किया जाता है ओडीआर वर्ड, जिसके बारे में मैंने कल की क्लास में चर्चा की थी, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। इन सब चीजों के बारे में, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना काफी है। शुभ रात्रि। शंभु